कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ लॉ सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये जीके सेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन इससे आते हैं। पॉलिटी बेस्ड से मतलब मेरा अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन भी चीजें आती हैं, जो पार्लियामेंट्री रूल्स वगैरह हैं उन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे खासे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट में आपको नहीं मिलता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली exactly वो चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा स्पीड हम इसकी फास्ट ही रखेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए सबसे पहले उसकी मेकिंग समझना जरूरी है, कैसे वो बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में कैसे आई, कहां से ये आई, कैसे अपॉइंट हुई, वो सारा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है, ताकि आप आगे की चीजें बेटर तरीके से समझ पाए। तो देखिए, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कि ये डिमांड कैसे, देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी है, इसमें डिमांड तो बहुत पहले से इंडिया के लोग कर रहे थे। काफी पहले से ही ब्रिटिशर्स से ये डिमांड चल रही थी, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। होम रूल या सेल्फ रूल आपने सुना होगा, 1915 टू 1918 में जो डिमांड रखी गई थी। सेल्फ रूल का मतलब था खुद रूल करेंगे हम। पहले क्या होता था कि इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था तो गवर्न होता था, पार्लियामेंट्री एक्ट्स आते थे इंग्लैंड की पार्लियामेंट से, और उसके थ्रू हम लोग गवर्न होते थे, इंडिया गवर्न होता था। अब यहाँ के लोगों का कहना था, एक फ्रीडम तो मांग ही रहे थे, साथ में ये कि भाई यहाँ के लिए जो लॉज बनेंगे वो यहाँ की ही एक असेंबली हो जो बनाए। तो इस तरीके की, या खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके की डिमांड चल रही थी। एकदम क्लियर कट डिमांड्स नहीं थी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए मांग भी नहीं पा रहे थे। लेकिन ये चीजें बहुत पहले से चल रही थी। इंडिपेंडेंस के बाद तो एकदम सीन चेंज हो गया, वो एक अलग बात है। उसके लिए आपको अब इस पूरी डिमांड और इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो कैटेगरी ऑफ इवेंट्स देखने हैं, कि वर्ल्ड में क्या चल रहा था और इंडिया में क्या चल रहा था। दोनों जगह का हम ब्रीफ में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज पता होगी कि जो इंडिपेंडेंस है वो तो आपको 15 अगस्त 1947 को मिली है ना। इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त 1947 को मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो कमेंस हुआ वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो बनने में भी काफी समय लगा, लेकिन यहां तक पहुंचना भी एक बड़ा इवेंट था। ये सीधे सीधे कनेक्टेड है आपकी इंडिपेंडेंस से भी, ठीक है। तो 47 में जो इंडिपेंडेंस मिली, उसके पीछे इंडिया में जो चल रहा था वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन वर्ल्ड के जो इवेंट्स थे वो भी उतने इंपॉर्टेंट हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड में और इंडिया में किस तरीके से ये चीजें, इवेंट्स, डेवलपमेंट चल रहा था। तो देखिए भाई, अब इसमें इस सीरीज ऑफ इवेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है आपका वर्ल्ड और दूसरा है इंडिया। इंडिया में क्या चल रहा था और वर्ल्ड में क्या चल रहा था। तो इंडिया में जैसा मैंने कहा कि ये डिमांड तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, काफी टाइम से ये चीजें हम लोग डिमांड कर रहे थे कि खुद का रूल चाहिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ठीक। 1905 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जहां से कम्युनल जो चीजें हुई वो बहुत पीक पे आ गई। बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1915 में, लॉर्ड कर्जन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक। अब ये जो बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में, इसके बाद वो कम्युनल टेंशंस एक्चुअली से ऑर्गेनाइज सी हो गई थोड़ी, ठीक है, बंगाल पार्टीशन के बाद। अब जैसा मैंने आपको बताया, 1915 से 1918 के बीच होम रूल चल रहा था इंडिया में। इसके पहले 1919 में एक एक्ट आया, सॉरी 1909 में एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां से कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ढंग से। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होंगे और मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। इस तरीके से डिवाइड कर दिया था रिलीजन वाइज। तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो पहली बार इंडिया में इस एक्ट के बाद स्टार्ट हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। इसीलिए लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ
कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, ही इज नोन एज द फादर, मॉर्ले मिंटो, ध्यान रखिएगा 1909। अब इसके बाद 1909, ये तो इंडिया में कहानी चल रही है कि बंगाल का पार्टीशन हुआ, फिर ये एक्ट आया आपका, काउंसिल्स एक्ट। इधर वर्ल्ड में एक अलग सीन चल रहा है। अब वर्ल्ड में 1914 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। क्या था वो इवेंट? 1914 में वर्ल्ड में क्या एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, बता सकते हैं आप? 1914 क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वर्ल्ड में? वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्टली। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था 1914 में। कब तक चला वर्ल्ड वॉर वन? 1918 तक। ठीक है, 1918 तक चला वर्ल्ड वॉर वन। इस बीच, इस ड्यूरेशन के बीच यहाँ पे होम रूल का डिमांड है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्संस थे, और इस तरीके की डिमांड होने लगी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद दे देंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे, इस तरीके के फॉल्स प्रोमिसेस एक्चुअली दिए। देना वेना तो कुछ था नहीं, वो पहले से क्लियर था, फिलहाल तो देना नहीं था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन का बहाना करके उन्होंने कहा कि इसके बाद हम आपकी जो भी डिमांड्स हैं उन पे विचार। अभी देखो, बहुत ऑफिशियल तरीके से डिमांड नहीं हो रही, क्योंकि क्लैरिटी हमें खुद नहीं है क्या चल रहा है। ठीक, इसके बाद 1919, अब 18 में ये खत्म हुआ, 1919 में इधर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब इसमें अपने अलग अलग प्रोविजंस थे। इसी कम्युनल वाले को थोड़ा बढ़ा के सिख सिख और उन लोगों के लिए अलग से बना दिया गया, वो अपनी कहानी। लेकिन साथ में एक रॉलेट एक्ट आया जिसका बहुत अपोज हुआ था इंडिया में। अब इंडियंस तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि भाई इन्होंने बोला था वर्ल्ड वॉर वन के बाद कि आपको सेल्फ रूल दे देंगे, और दे दिया इधर पे रॉलेट एक्ट, जिसके कारण जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स आपको पता है, वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए थे उसके अगेंस्ट और वो मार दिया। तो ये सब कहानी इंडिया में, ये डेवलपमेंट्स इधर पे चल रहे हैं। अभी बहुत क्लियर कट इंडियंस के पास भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी एक्चुअली हमें चाहिए क्या। ठीक, तो यहाँ पे ये चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, वर्ल्ड वॉर वन के बाद। अब इधर पे एक और इवेंट हुआ सिग्निफिकेंट, 1920 में। 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी यूएन है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। कोई नाम बता सकता है उसका? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। दैट वाज लीग ऑफ नेशंस, यूएन की तरह ही थी वो, है ना, लीग ऑफ नेशंस। ऑल राइट। तो ये लीग ऑफ नेशन बनी एक्चुअली इसीलिए थी कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ है, इस तरीके का वॉर वर्ल्ड में अब दोबारा और ना हो, इसके बाद और कुछ ना हो, इसीलिए लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने पर्पस को फुलफिल करने में फेल हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो गया। अगर इसका पर्पस यही था कि पीस बना रहे और ऐसा ना हो, तो वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली होना नहीं था, बट हुआ। तो ये अपने काम में फेल हुई। खैर, ये तो वर्ल्ड का इवेंट था। अब इधर इंडिया में तब तक क्या चल रहा है, तो इधर अलग कहानियां चल रही हैं। इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन पे अपन नहीं जाएंगे, पॉलिटिका उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक सिग्निफिकेंट इवेंट 1928 में हुआ, 1928 नेहरू रिपोर्ट। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसको बनाया था मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और जवाहरलाल नेहरू का भी इसमें पार्टिसिपेशन था। और एक नेहरू रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया, जिसने थोड़ा ढंग से पहली बार इस बात को रखा कि क्या हमारी डिमांड है। वो जो खुद का लॉ बनाने की जो बात चल रही है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसी से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट था। एग्जैक्टली क्लैरिटी अभी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड ही एक नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई। अभी भी कुछ हुआ नहीं, ये सब माहौल बन रहा है, सिर्फ हो कुछ नहीं रहा है। इतना सब चल रहा है इधर कि हम डिमांड रख रहे हैं, वो क्योंकि क्लैरिटी खुद भी नहीं है पहले तो कि क्या चाहिए, और ब्रिटिशर्स का कोई मूड तो ऐसा सच था नहीं कुछ करने का। तो 1928 तक तो यही सब चलता रहा इधर, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तक। अब इसके बाद बाद में थोड़ा सिग्निफिकेंट चीजें होना स्टार्ट हुई। तो इसके बाद देखिए, वही वर्ल्ड में अलग इवेंट, और इधर इंडिया में। तो इंडिया में अब इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 28 में, उसका भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकला। फिर पहली बार ऑफिशियली और पहली बार एक ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ने ये आइडिया कॉइन किया,
टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इंडिया को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो जिसमें इंडियंस ही इलेक्ट इलेक्ट हो। तो पहली बार ये जो आइडिया था, यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्री के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। 1934 में पहली बार ये आइडिया कॉइन किया गया था, किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। किसने किया था, नाम बता दीजिए जरा। पहली बार एम एन रॉय, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, एम एन रॉय, जिन्होंने ये आइडिया कॉइन किया, टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पहली बार रखा गया। इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी फॉर्मली ये चीज रखी ब्रिटिशर्स के सामने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में फॉर्मली ये चीज ब्रिटिशर्स के सामने रखी कि हमें खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप दिन रात गालियां दे रहे हैं आजकल, इन्होंने भी सेम चीज कही कि इंडिया की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उसमें इंडियन से इलेक्ट होने चाहिए, इंडिया के लोग ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ऑफिशियली जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिमांड रखी गई वो 1934 में ही रखी गई। ठीक। उसके बाद 35 में ये तो इन्होंने आइडिया कॉइन किया था, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो डिमांड रखी, जवाहरलाल नेहरू ने सेम चीज करी। अभी हो कुछ नहीं रहा है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से, ये अपने से ही कार्यक्रम चल रहा है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह आप प्रिपरेशन करते हैं कि जब डिसाइड किया कि सीजे बनना है तो माहौल पहले पहले बनने लगता है, चार भैया लोगों से बात कर ली जाए कि उनने क्या किया था, रूम में चार्ट वार्ट लगने लगते हैं। आप अगर पीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप लग जाते हैं रूम में, है ना। आजकल फ्लो चार्ट चले हैं, फ्लो चार्ट चाहिए हमें रूम में। तो ये क्या हो रहा है, ये वैसे ही कुछ हो रहा, माहौल बन रहा है, बस कुछ हो नहीं रहा अभी। ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से उन्होंने किसी चीज को माना नहीं है। ठीक। अब यहां एक और वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1939 में। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1939 में वर्ल्ड में? वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन वॉज अगेन अ पार्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी था ब्रिटेन यहाँ पे, है ना। एलाइज और एक्सेस, दो लोगों के बीच में ये वर्ल्ड वॉर था, दो ग्रुप्स के बीच में। एलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, ये मेजोरिटी कंट्रीज थे, और एक्सेस में जर्मनी, इटली और जापान, जो नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे थे डिक्टेटर स्टेट्स को। और ये वाले जो थे, ये थोड़े से डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी जो एलाइज थी, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर कम्युनिस्ट। तो इस तरीके का उनका एक आइडियोलॉजी का वॉर आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। यूएस वाज नॉट अ पार्टी इनिशियली, 1939 में यूएस वाज नॉट अ पार्टी टू वर्ल्ड वॉर टू। एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जो कि यूएसएसआर था देन, और दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली और जापान। ये मेजर कंट्रीज थे जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। अब फिर ब्रिटिशर्स ने वही बोला यहाँ पे कि भाई ये हो जाने दो वर्ल्ड वॉर टू, इसके बाद अपन देखते हैं। लेकिन अब एक बार अपन ऑलरेडी धोखा खा चुके थे, वर्ल्ड वॉर वन के समय भी इन्होंने बोला था, इसीलिए इस बार थोड़ा सा कॉन्शियस इंडियंस भी थे कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ठीक। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए, 34 में आइडिया कॉइन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा, फिर जवाहरलाल नेहरू ने उस बात को रखा ब्रिटिशर्स के सामने। तो पहली बार जो एक्सेप्ट किया गया इस डिमांड को, फॉर्मली ऑफिशियली पहली बार जो एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो किया गया था 1940 में, ऑगस्ट ऑफर। इट इज पॉपुलरली नोन एज ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर के फॉर्म में इसको पहली बार एक्सेप्ट किया था ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली, इस डिमांड को आपकी। अभी सिर्फ एक्सेप्ट किया है, अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक। 1940 में। और यहां वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है, 39 में स्टार्ट हुआ, तो अब इट इज इन कंटिन्यूएशन। अब दिखने लगा ब्रिटिशर्स को भी कि इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर 1940 के बाद 1942 में एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है। कोई बता सकता है 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन। करेक्ट, क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में।
वो पूरा प्लान लेके आए कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अगस्त सॉरी क्रिप्स मिशन में, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया था, क्रिप्स मिशन में वो लेके आए पूरा ड्राफ्ट। लेकिन क्रिप्स मिशन हो गया फेल। इसको इंडियंस ने ही एक्सेप्ट नहीं किया। कारण क्या था इसका? क्यों फेल हो गया क्रिप्स मिशन आपका? क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया था? बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग ने डिमांड रख दी कि हमें भैया अलग चाहिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, मुस्लिम्स की अलग और बाकी हिंदू मेजोरिटी के लिए अलग, क्योंकि अगर हिंदू उसमें आ जाएंगे तो दे वोंट टेक केयर ऑफ मुस्लिम्स, ऐसा कंटेंशन था, ऐसा कहना था मुस्लिम लीग का। इसीलिए ये बना फेलियर का कारण क्रिप्स मिशन के। सो क्रिप्स मिशन जो था फेल हुआ। अब यहां देखिए 1942 तक अपन इधर आ गए हैं, इधर अलग चल रहा है। इधर 1941, इधर 1941 में यूएस आ गया वर्ल्ड वॉर टू में पार्टी। किसके साइड से? अलाइज के साइड से। जापान वापान, क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था जापान ने, जो कि यूएस टेरिटरी। यूएस को पहले कोई मतलब नहीं, यूएस बहुत सॉर्टेड कंट्री है, इसीलिए उन्हें कोई मतलब नहीं है वर्ल्ड में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मरने दो, बाद में जो एक बचेगा उसको अपन खत्म करके राजा तो अपन ही है। तो अभी तक 39 से जब 2 साल वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो उधर अपना अलग पार्टी आर्टी चल रही है उनकी, उन्हें कोई मतलब नहीं इधर वर्ल्ड वॉर से। लेकिन जैसे ही उनकी टेरिटरी पे जापान ने ये गलती कर दी कि पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, और जैसे ही वो हुआ उसके बाद यूएस आया सीन में। और जब यूएस आता है तो फिर ढंग से ही आता है। तो फिर यूएस ने ज्वाइन करा वर्ल्ड वॉर, और एलाइज की साइड से वो लड़ना चालू होता है, ठीक। अब यहाँ पे ये क्रिप्स मिशन 1942 तक इधर ये डेवलपमेंट चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर टू बढ़ता जा रहा है, और हिटलर भी कम नहीं पड़ रहा था इधर। हिटलर बहुत अच्छे से फाइट दे रहा था, ब्रिटिशर्स की भी हालत खराब होने लगी थी। तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ। अब इसके बाद यहां सिग्निफिकेंट इवेंट थोड़ा लेट चालू होगा। अब इधर ही देखिए 1941 में यूएस आया। इसके बाद 1945 बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू का एंड माना जाता है। यहां पे वर्ल्ड वॉर टू एंड हो गया प्रैक्टिकली। कैसे एंड हुआ था? क्योंकि 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया था यूएस ने। मैंने कहा ना, यूएस आता है तो फिर खत्म ही करके जाता है। तो इन्होंने एटम बम गिरा दिया दो सिटीज पे, और वो प्रैक्टिकल एंड माना जाता है वर्ल्ड वॉर टू का। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ। ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई है क्योंकि ये दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। ये एक्सपेंशन जो चल रहा था टेरिटरीज का, कि जा जाके कब्जा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, इस तरीके की जो चीजें। और जो डिक्टेटरशिप थी जर्मनी में, हिटलर वाज द डिक्टेटर, ऐसी सेम इटली का सीन था, जापान का सीन था। तो ये दो आइडियोलॉजीज थी, एक तरफ थे इटली जापान और जर्मनी बेसिकली, और दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस रशिया, और फिर बाद में अमेरिका आ गया। ये आइडियोलॉजी थी थोड़ी सी डेमोक्रेटिक वाली, और अमेरिका ऑलरेडी ब्रिटिशर से हट चुका था, वो भी क्योंकि पहले ये सब कॉलोनीज थे। बट अब वो अपने इंडिपेंडेंट अच्छे सुपर पावर्स थे ये। तो अब जब 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ, तो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि भाई अब ये कॉलोनी वाला कार्यक्रम आपका भी नहीं चलेगा, कि आपने देशों को गुलाम बना रखा है। और वॉर होता है तो फाइनेंशियल और मैन पावर दोनों का लॉस, इकोनॉमिक लॉस और मैन पावर का लॉस, दोनों का सबका होता है। भले ही एलाइट जीत गए उसमें, ब्रिटेन और ये लोग, लेकिन नुकसान तो सबका हुआ। तो फाइनेंशियली वीक अब ब्रिटेन भी हो गया था यहाँ पे। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो एक ऑर्गेनाइजेशन और एग्जिस्टेंस में, लीग ऑफ नेशन तो खत्म है अब, इसकी जगह आया अब यूएन 1945 में। किस दिन फोर्स में आया था यूएन? उसका जो चार्टर था वो इफेक्ट में कब आया? डेट बताइए। यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये क्वेश्चंस आते हैं जीके के सेक्शन में। 24 अक्टूबर। गुड। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। इस दिन ये फोर्स में आ गया था। अब यूएन आ गया, इसने सारी जो भी कंट्रीज आना चाह रही थी उनको मेंबर कंट्रीज बनाया, और फिर आप मेंबर कंट्री हैं तो आपको ये सब बंद करना पड़ेगा कि गुलाम बना रखा है। अब ब्रिटेन वाज आल्सो देयर, इंडिया आल्सो बिकम अ पार्टी। किस ईयर में बना इंडिया पार्टी यूएन का? किस ईयर में इंडिया यूएन का पार्टी बना? कोई बता सकता है इंडिया यूएन का मेंबर कब बना? 1945 करेक्ट। हम बन गए थे 30 अक्टूबर को ही, 30 अक्टूबर 1945 को ही मेंबरशिप मिल गई थी यूएन की। आजाद नहीं हुए हैं अभी, लेकिन यूएन के मेंबर हो गए हैं।
और इसके लिए जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इस मेंबरशिप के लिए, दैट गोज टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें आप दिन में कम से कम 3 बार गालियां जरूर देते हैं, है ना? सुन रहे होंगे वहीं कहीं बैठ के आपकी बातें, जो आप गालियां देते हैं। सो ही वॉज द वन बिहाइंड दिस, बहुत बड़ा एफर्ट था इस यूएन की मेंबरशिप लाने में। ठीक। और यूएन के मेंबर बन गए। अब आप देखिए, इंडिया भी यूएन का मेंबर है और बाकी ये जो कंट्रीज हैं सब हैं। तो अब एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होने लगा किस पे? ब्रिटिशर्स पे, कि भैया अब ये कार्यक्रम नहीं चलेगा, छोड़ना पड़ेगा, ये कॉलोनीज जो आपने बना रखी है, जो गुलाम बना रखा कंट्रीज को, ये छोड़ना पड़ेगा। तो उसका आपको रिफ्लेक्शन इधर भी दिखने लग जाएगा अब। तो क्रिप्स मिशन तो 1942 में खत्म हो गया, इधर ये वर्ल्ड वॉर का कार्यक्रम चलता रहा, इधर अपने डेवलपमेंट चल रहे थे, पॉलिटिकल छोटी मोटी चीजें सारी वो सब चल रही थी। लेकिन इसके बाद सिग्निफिकेंटली अब क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान। कोई ईयर बता सकता है कैबिनेट मिशन प्लान का? किस ईयर में आया कैबिनेट मिशन प्लान? इसी से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है आपकी, 1946। ऑल राइट, मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया मई 1946। ठीक। कैबिनेट मिशन प्लान में बेसिकली 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। नाम और बता दें अगर आप तो बढ़िया है। कौन कौन आया था? ये सब जीके वीके के वाले पोर्शन में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ऑगस्ट ऑफर का, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जीके सेक्शन में। कैबिनेट मिशन प्लान कौन कौन 3 मिनिस्टर थे? A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तो थे ही क्रिप्स मिशन में, जो इनको कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था भारत। यहाँ के लोगों को नहीं आ रहा, इन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा, मान ही नहीं रहे। 1942 के बाद दोबारा कैबिनेट मिशन प्लान में भी आ गए। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, एज पार्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में। अब ये प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट लेके आए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। कुछ हद तक देखिए, उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को तो नहीं माना मुस्लिम लीग की, लेकिन कुछ हद तक ऐसी चीजें कर दी जिससे मुस्लिम लीग भी थोड़ा सेटिस्फाई हो गया, एंड दे गॉट अग्रीड फॉर ऑल दिस। और प्रोविंशियल इलेक्शन कराए गए, प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन कराए गए इंडिया में 1946 में ही, जुलाई और अगस्त में इलेक्शन हो गए। अब जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर इलेक्शंस कराए गए। ठीक। अब उस इलेक्शन में जो लोग आए हैं इलेक्ट होके, वो मेंबर चूज करेंगे टू बी इलेक्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इट वाज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर चुने गए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जैसा अभी प्रेसिडेंट का होता है कि जनता पहले एमएलए चूज करती है, एमपीज चूज करती है, और वो लोग मिलके प्रेसिडेंट चूज करते हैं। कुछ इसी तरीके का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का था, कि जनता ने पहले प्रोविंसेस में अपने पर्सन इलेक्ट कर दिए, उन इलेक्टेड मेंबर्स ने मेंबर्स चूज किए फॉर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका अलग डिवीजन है, उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बता रहा हूं, उस डिवीजन के बारे में। तो यहां तक मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर है कि कैसे हम यहां तक पहुंचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक। एक ब्रीफ ध्यान रखिएगा, मेनली यहां 1934 से एमएन रॉय से लेके, क्योंकि ये सारा पोर्शन जीके के लिए रेलेवेंट है। तो जुलाई अगस्त में यहां हो गए थे इलेक्शन, और नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गई थी। 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेडी हो गई थी। अब देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, इसकी भी डिटेल्स जो हैं वो आपको देखनी है, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पॉइंट वाइज प्री के क्वेश्चन में मार्क करते जाऊंगा। जो कहानी मैंने सुनाई मोर और लेस वही चीज यहाँ पे दी हुई है, उसके आगे की चीजें, और अब कि अब आगे के डेवलपमेंट्स कैसे हुए। पहले तो उतना हो गया कि आप यहां तक पहुंचे कि इलेक्शन विलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे देखिए, ये वही चीज है, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एमएन रॉय सबसे पहले जिसने कॉइन किया, वो थे आपके एमएन रॉय। ठीक। 1934 में, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो चीज करी, फिर जवाहरलाल नेहरू 1938। ठीक है। ऑगस्ट ऑफर 1940, फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए 1942 में। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी, इसीलिए ज्यादा परेशान मत होना लिखने विखने के लिए, है ना। टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी ये पीडीएफ अभी।
इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान आया फाइनली, और उसने बहुत हद तक सेटिस्फाई किया किसको, मुस्लिम लीग को भी। इसके बाद आते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ठीक। अब जो टोटल स्ट्रेंथ होनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो होनी थी 389। कितनी होनी थी? 389 होनी थी। डिवीजन क्या था इस 389 का? 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडिया था वहां से 296 आना था, और 93 सीट्स आनी थी प्रिंसली स्टेट्स से। प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली इंडिपेंडेंट रूलर्स थे इंडिया के, जो ब्रिटिश इंडिया में नहीं थे। ठीक है। जैसे ग्वालियर में सिंधियास थे, और इस तरीके के हैदराबाद के निजाम इंडिपेंडेंट, भोपाल वाज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट, है ना। जोधपुर और जयपुर की रियासतें, वो सब इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इनको भी बोला गया कि भाई ये भारत एक देश बनने जा रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप भी अब इसी में आइए, अब ये राजशाही आप छोड़िए। लेकिन भैया राजा लोग तो राजा लोग ही थे। ये जो थे 390 सीट, सॉरी 93 जो सीट्स आनी थी प्रिंसली स्टेट्स की, इसमें से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन्होंने अपने महल के बाहर से ही भगा दिया इस डेमोक्रेसी के कंसेप्ट वालों को कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, आप अपने भारत में खेलिए, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इधर नहीं चाहिए। और इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इनिशियली। इसीलिए होने थे 389 लेकिन हुए नहीं। अच्छा, वो जो इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के, वहां से जो मेंबर आए उनको चूज करना था। ये जो 296 आने थे, इसमें 292 वहां से इलेक्ट होके। देखिए होता क्या कि ये है आपकी आम जनता। अब इस जनता ने कुछ मेंबर्स चूज किए थे, जो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने वोट डाल के कुछ मेंबर्स चूज किए। ये जो कुछ मेंबर्स आए थे ना, दे वर टू चूज दी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इन्हें चूज करना था। ये था इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट पब्लिक ने नहीं चूज किया था। ठीक। तो वो जो चूज होके आने थे वो इस तरीके से। लेकिन ये वाला जो इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त में, इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन ये हार गए बुरी तरीके से। मेजोरिटी सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पास पहुंच गई। तो मुस्लिम लीग का कुछ वही हाल था जैसा अभी कांग्रेस का चल रहा है प्रेजेंट में, कि एक तरफा साफ पूरा। ठीक है। एक तरफा पूरा साफ कर दिया किसने? कांग्रेस ने। और मेजोरिटी चीजें जो थी वो आपकी कांग्रेस के पास ही आ गई थी, और इनके पास बहुत कम सीट थी, इसीलिए इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले मान गए थे लेकिन हार गए क्योंकि इलेक्शन में, तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हमारी बैटिंग नहीं आएगी तो हम नहीं खेलेंगे टाइप। इज इट विजिबल नाउ अमन? अभी ठीक है? ऑल राइट। तो ये हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी के साथ। अब देखिए यहाँ पे 389 आने थे, 93 ये तो इतने लोग तो आए नहीं। कम लोगों के साथ स्टार्ट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज अ पार्टली, ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बॉडी थी? सो इट वाज पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड, क्योंकि वो जो 93 प्रिंसली स्टेट आना था वो नॉमिनेटेड आना था, और जो 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी वहां से भी नॉमिनेटेड, और बाकी 292 इलेक्ट होके आना था। तो इट वाज अ पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे वो, जो मैंने आपको कहानी बताई कि पब्लिक ने सीधे इलेक्ट नहीं किया। उसके बाद द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त। ये चुनाव हो गया था इन पे, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गया। प्रिंसली स्टेट्स को जो दिया था मना कर दिया, उन्हें डेमोक्रेसी समझ में ही नहीं आई। अच्छा, इसमें सारे लोग थे, इंडियन पॉलिटिक्स के लगभग हर इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट था, एक्सेप्ट वन, महात्मा गांधी। इन्हें भी आप कुछ ज्यादा गालियां देते हैं आजकल। एक्चुअली इनका कहना यह था कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आ गया था भारत में, और इन प्रोविंशियल इलेक्शन में भी उसे भरपूर तरीके से लाया गया, इस बात से अग्री नहीं कर रहे थे। कौन अग्री नहीं कर रहे थे? महात्मा गांधी। वो इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उनका कहना था अभी आपने ऑफिशियली इस चीज को मान लिया, अब जिन्ना और नेहरू तो लगे थे कि चलने दो कार्यक्रम, अभी तो इनसे छुटकारा पाते हैं, अपना बाद में देखेंगे अपन इंटरनल मैटर। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि आज अगर तुम इस पे मान गए तो भारत से कभी इस चीज को खत्म नहीं कर पाओगे, कम्युनल टेंशन को।
और बहुत हद तक सही बात थी वो, आज भी आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोटा भाई जबरदस्ती बदनाम है मतलब ऐसा है, ये सब पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से, बंगाल पार्टीशन के उसके पहले भी काफी कुछ हुआ, वहां से थोड़ा सा ऑफिशियली हुआ। तो ये जो कम्युनल कार्यक्रम है ये काफी समय से आपका चलता आ रहा भारत में। ठीक, तो ये तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड। अब अपन आ जाते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई है। तो पहली जो मीटिंग हुई वो हुई डिसंबर 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, इसीलिए कितने मेंबर ने अटेंड करी, सिर्फ 211 मेंबर्स। होने थे 389। एक तो प्रिंसली स्टेट्स ने पहले ही मना कर दिया, हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो टोटल मिला के 211 मेंबर आए बस। बहुत इंपॉर्टेंट एक और प्रीलिम्स का क्वेश्चन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही बिकेम दी टेम्पररी प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट और टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर क्योंकि सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें बनाया गया टेम्पररी इंटरिम प्रेसिडेंट। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एच सी मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज है इधर, वो है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, किस दिन मूव हुआ था, किसने मूव किया था, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए दिसंबर 13 1946, 13 दिसंबर 1946 को ये आया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मूव किया था। ठीक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली पर्पस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि किस पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो और किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने वाले हैं। प्रियम्बल में इसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखी गई थी चीजें, उन्हीं को एक तरीके से मॉडिफाई करके प्रियम्बल बनाया गया, क्योंकि वैल्यूज यहां भी थी कि किस तरीके की कंट्री हम बनाने वाले हैं। ठीक, फंडामेंटल स्ट्रक्चर था एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे डिस्कस किया गया था। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया जनवरी 22 1947, जनवरी 22 1947 को अडॉप्ट किया गया। ये डेट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर। ठीक, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके टोटल 11 सेशंस हुए हैं, और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसको बनने में। ठीक, अब कुछ जगह आपको 17 मिल जाएगा सेशन, 12 मिल जाएंगे, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो इसीलिए कि जो आखिरी दिन साइन हुआ था उसको एक सेशन माना जाए तो 18, ना माना जाए तो 17, इसीलिए उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम नहीं होते हैं कि कुछ भी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज उसमें रहे। ये देखिए फाइनल सेशन जो हुआ था दैट वाज जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था। ठीक, इसके बाद आते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो देखिए फंक्शनिंग, बेटर फंक्शनिंग के लिए कुछ कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जैसे अभी पार्लियामेंट्री कमिटीज भी हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, कि पार्लियामेंट की बेटर फंक्शनिंग के लिए कुछ कमिटीज बनाई गई हैं, इसी तरीके से यहां बनाई गई थी अलग अलग कमिटी। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 13 कमिटीज थी, ये ध्यान रखिएगा। 8 मेजर कमिटीज थी इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए जो है वो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बाकी क्वेश्चन वोश्चन बनते नहीं है बाकी कमिटीज से। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो बाकी मेंबर्स थे, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए भाई कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसीलिए एक ग्लांस जरूर ले लें, एक बार देख जरूर लें, ऐसा नहीं कि एकदम रटा होना चाहिए, बट एक बार आप इस लिस्ट को देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन हॉल, अगर क्वेश्चन आता है तो। चेयरमैन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ये आपको पता ही है। ठीक, सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो। 29 अगस्त 1947 दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है वो।
इसके बाद अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इधर से पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इधर देखिए आप, इट रैटिफाइड दी, और भी, क्योंकि ये सारा काम तो चल ही रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इसके अलावा भी काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या काम हो रहा था उसमें? सबसे पहला ये है, इन्होंने रेटिफाई करा इंडिया की कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को मई 1949 में। कॉमनवेल्थ आपको पता है, ब्रिटिश रूल्ड जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि हम सब गुलाम थे, इस बात की ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। मई 1949 में इसकी मेंबरशिप को रेटिफाई किया। इसके बाद नेशनल फ्लैग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 22 जुलाई 1947, जुलाई 22 1947 को नेशनल फ्लैग एडॉप्ट हुआ था। कोई ये बता सकता है नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के लिए नहीं है, बट हाँ, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन करा था। उसके बाद देखिए नेशनल एंथम, जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट हुआ था। नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947, नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट हुआ था। फिर नेशनल सॉन्ग सेम डे, जनवरी 24 1950। ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट चूज किया गया था जनवरी 24 1950। तो ये डिटेल्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, एनफोर्समेंट पे आने के पहले 1947, अब ये जो स्टोरी चल रही है इसमें 15 अगस्त, अब पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई 1946 में, तब से चालू हो गया, लेकिन अभी देश आजाद नहीं हो, वो तो 15 अगस्त 1947 को हुआ है। तो 1947 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट एक अलग से आया था उसके लिए। उसने इस पार्लियामेंट्री सॉरी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो अलग अलग फंक्शन दे दिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूट हो ही गई थी, बन गई थी, इसको दो फंक्शंस दे दिए गए इंडिपेंडेंस एक्ट से। दो फंक्शंस क्या? क्योंकि अब आप आजाद हैं, तो जो नॉर्मल लेजिस्लेशन होगा आपकी कंट्री के लिए, तो देखिए ये चीज भी समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 1947 के बाद से इसको दो फंक्शंस असाइन कर दिए थे। क्या क्या? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, और नॉर्मल लेजिस्लेशन का काम भी आपको करना है जो आज पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग भी ये परफॉर्म कर रही थी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी, अलग अलग मीटिंग्स होती थी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती थी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट दैट टाइम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते थे वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब एज पार्लियामेंट उसकी मीटिंग होती थी नॉर्मल लेजिस्लेशन के लिए, तब उसके हेड कौन होते थे? कोई बता सकता है? ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलांकर, लिख लीजिए इधर, गणेश वासुदेव मावलांकर, जीवी मावलांकर। ठीक। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बाद से दो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आ गए। ऑल राइट, अब आते हैं अपन इसके कमेंसमेंट पे। तो देखिए, यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, एक है इनैक्टमेंट और एक है कमेंसमेंट। इनैक्टमेंट मतलब जब कोई भी चीज लॉ का फॉर्म लेती है, बन के तैयार होता है, ठीक, साइन होते हैं बेसिकली जब फाइनल अथॉरिटी के, दैट इज इनैक्टमेंट। अडॉप्ट किया गया, तो अडॉप्ट करने का मतलब होता है दैट वी अबाइड आवरसेल्फ थ्रू दैट। ठीक। तो इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट में जो डिफरेंस है, तो इनैक्टमेंट तो आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो कमेंस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कुछ प्रोविजन उसी समय कमेंस हो गए थे। तो देखिए, नवंबर 26 1949, द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड दैट पास इन द असेंबली, अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949, which is also celebrated as Constitution Day और Law Day। ठीक।
इस दिन जो फाइनल साइन हुए थे कितने लोगों ने किए थे? 284। अब शुरू मीटिंग कितनों से हुई थी? 211 से। और साइन कितनों ने किए? 284 ने किए। बीच में बहुत आना जाना लगा रहा लोगों का। वो जो प्रिंसली स्टेट थे ना, राजा लोग जो बाहर से ही भगा दे रहे थे, अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई और उसके बाद के डेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने सरेंडर करके, मतलब दे केम इनटू दिस यूनियन ऑफ इंडिया, और वो उन्होंने आ गए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बन गए। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है। एक मूवी है के मेनन की, गुलाल, आप वो देख सकते हैं अगर आपको इस लड़ाई को थोड़ा समझना है तो। सो प्रिंसली स्टेट्स का एक अलग कार्यक्रम चलता था, तो बीच में आना जाना रहा, चलता रहा। अब क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चली गई पूरी, तो ये सारे चेंजेस हुए, इसीलिए नंबर बदल जाता है। स्टार्ट 211 से हुआ था, साइन फाइनली 284 मेंबर्स ने किए। कुछ प्रोविजंस तो जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, इन सब को लेके ये नवंबर 26 को ही इंप्लीमेंट भी हो गए, फोर्स में आ गए। लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन जो था वो 26 जनवरी 1915 को आया। उसके पीछे कारण क्या था इस डेट को चूज करने का, 26 जनवरी? कोई बता सकता है? 26 जनवरी को चूज करने का कारण क्या था? व्हाट वाज द रीजन? क्यों 26 जनवरी चूज हुई थी एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज मनाया गया था क्योंकि, है ना, पूर्ण स्वराज मनाया गया था 1930 में, 26 जनवरी 1930, कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929। ये इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था इन्होंने लाहौर सेशन में दिसंबर 1929, और 26 जनवरी को मनाया गया था ये 26 जनवरी। लाहौर सेशन चालू दिसंबर में हुआ था 29 में, बट 26 जनवरी 1930 को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर। अच्छा, 1930 में अभी कोई भनक भी नहीं है इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस मिली है 47 में, और इधर पहले वही माहौल बनने वाली बात कि वो कुछ पा नहीं रहा है, प्री की अभी जुगाड़ नहीं हो पा रही है, कि तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं कैसे करें तैयारी सिविल जज के इंटरव्यू की, और अभी प्री क्या ही पता नहीं है निकलेगा। तो अपनी आदत ही ऐसी है कुछ। तो ये कुछ वही कांग्रेस भी कर रही थी 1930 में, पूर्ण स्वराज मन रहा है इधर। ठीक है, इसीलिए ये डेट सिग्निफिकेंट है। इसके बाद अपन आ जाते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको और देख लीजिए। तो देखिए, एलिफेंट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर BN Rao was the constitutional advisor or the legal advisor of the Constituent Assembly? BN Rao, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। IVR अयंगर सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा वॉज द कैलीग्राफर, इन्होंने लिखा था फ्लोइंग इटैलिक में। कौन सी हैंडराइटिंग थी? फ्लोइंग इटैलिक। मेरे जैसी थी वो भी, फ्लोइंग इटैलिक ही है अपनी, फ्लो थोड़ा ज्यादा है अपनी इटैलिक में बस। इसके बाद इसका जो ब्यूटिफिकेशन था, जो उसके ऊपर वो पिक्चर विक्चर आप देखते हैं ओरिजिनल कॉपी पे, वो सब शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने बनाई थी। बहुत ज्यादा ये इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, BN राव ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया भाई आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। इधर से बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, एक बार क्विकली कुछ पॉइंट्स में आपसे दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आ सकते हैं। तो सबसे पहले 1934 में MN रॉय ने आइडिया कॉइन किया था, पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऑगस्ट ऑफर 1940 पहली बार ऑफिशियली डिमांड मानी थी ब्रिटिशर्स ने। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्ट हो गया मुस्लिम लीग के कारण। कैबिनेट मिशन प्लान आया मई 1946 में, 3 मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आए, उन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट लेके आए, इलेक्शन करवाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। पहले एक्चुअली मेंबर होने थे 389, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो पूरा कार्यक्रम की प्रिंसली स्टेट माने नहीं, मुस्लिम लीग अलग रोने लगा कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव हार गए इसीलिए। ठीक, तो 211 मेंबर के साथ स्टार्ट हुआ। पहली मीटिंग कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर। इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने मूव किया, किस दिन मूव हुआ और क्या पर्पस था। ठीक, तो 13 दिसंबर को मूव हुआ था 1946 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो 26 जनवरी डेट चूज हुई है वो। और बाकी नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, तीनों की डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर BN राव बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे एग्जाम में।